नमस्कार मित्रों, मैं राजा चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ठकुरेला स्टडीज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक बेहतरीन कार्यक्रम, एक बढ़िया सीरीज को। मित्रों, ये घटना है 1494 ईस्वी की, जब फरगना के जागीरदार उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। यह तैमूर का एक वंशज था और उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद में उसकी जागीर विरासत में प्राप्त होती है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। इस समय बाबर की उम्र महज 12 वर्ष की थी और वह एक महत्वाकांक्षी शासक बनता है। और तब वह 12 साल का था, तो वह बहुत महत्वाकांक्षी था, तभी से महत्वाकांक्षी था। लेकिन उसे विरासत में अनेकों चुनौतियां मिली और इन चुनौतियों में सर्वप्रमुख थे उसके चाचा अहमद मिर्जा और मामा महमूद खां। क्योंकि वो महत्वाकांक्षी था, तो इसी क्रम में वह समरकंद की तरफ देखता है। उसके दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कि वह तैमूर की राजधानी थी, वह अतीत के गौरव को प्राप्त करना चाहता था। दूसरा, उसका मानना था कि धरती पर अगर मनुष्य के लिए रहने के लिए अगर कोई बेहतर स्थल है तो वह समरकंद से बेहतर कोई और नहीं है। समरकंद पर कब्जा था उसके चाचा अहमद मिर्जा का। अब मित्रों, इसी क्रम में वह समरकंद पर दो आक्रमण करता है। पहला अटेम्प्ट करता है 1496 में, भाई साहब फेल हो गया, प्री भी क्लियर नहीं हुआ। दूसरा अटेम्प्ट करता है 1497 में, प्री पास हुआ, मेंस पास हुआ। अब वो मेंस की पार्टी करने लग गया। इतने में मित्रों क्या होता है कि पता चलता है कि जो फरगना है वहां विद्रोह हो जाता है और उसी विद्रोह का दमन करने के लिए वह समरकंद को छोड़ करके फरगना की तरफ बढ़ता है। अभी तो वो मीन्स क्लियर करने का मजा ले रहा था। अभी मित्रों, उसका एक सौतेला भाई होता है, घात लगाकर बैठा था कि बेटा जिस बाप की औलाद तुम हो उसी बाप की औलाद हम हैं, लेकिन जागीर फरगना की तुमको ही क्यों मिले। तो मित्रों, उसके सौतेला भाई जहांगीर मिर्जा फरगना पर कब्जा कर लेता है और उसका एक मामा होता है महमूद खां, बचे खुचे हिस्से पर वो कब्जा कर लेता है। अब बाबर आ रहा था भागा भागा कि ठीक से पार्टी भी नहीं करने दी, और यहां पर आया तो पता चला कि उसके सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा ने मैदान मामला ही साफ करके रखा, मतलब फरगना पर कब्जा कर लिया। उसका दिमाग घूम गया। वो वापस भागा भागा समरकंद जाता है। अब समरकंद पर जाता है तो सैवानी खान आता है, वो समरकंद को अपने कब्जे में ले लेता है। बाबर बेचारा बीच में फंस गया कि अब मैं कहाँ जाऊं, इधर जाऊं किधर जाऊं। अब उसने मांगना चालू कर दिया, इस कोने उस कोने, इस कोने उस कोने, अब मौका मिलेगा वहां जाएंगे। मतलब कि मित्रों, कुल मिलाकर के बाबर के राजनीतिक निर्वासित जीवन की शुरुआत हुई यहीं से। अब बाबर बाबरनामा में लिखता है, मैंने फरगना के लिए समरकंद को खो दिया और फरगना भी मेरे हाथ से निकल गया। अब बाबर के राजनीतिक जीवन की यहां से शुरुआत होती है, निर्वासित जीवन की। उसका एक पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा था जिसका नाम है खोजंत। अब यहां पर वो अपना जीवन निर्वासित कर रहा था। उसको पता चला, उसके मित्र ने बताया कि वैकेंसी आ गई है दोबारा, चलो भर दो फॉर्म इस बार। तो मित्रों, 1499 ईस्वी में फरगना पर उसने कब्जा किया, मतलब प्री निकाल लिया, और 1500 में फरगना उसके हाथ से निकल गया, मतलब मींस फेल। फिर वह चला मित्रों समरकंद की तरफ। समरकंद की तरफ गया मित्रों, अटैक किया। 8 माह तक उसने उस पर कब्जा कर लिया। 8 माह तक उसने उसका कब्जा कर लिया, मतलब प्री क्लियर कर दिया, मींस क्लियर कर दिया। सैबानी खान को वहां से भगा दिया। अब मित्रों, सैबानी खान 1502 ईस्वी में सरई पुल के युद्ध में बाबर को बुरी तरह से पराजित कर देता है, बुरी तरह से, ठीक प्रकार से। और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि सैबानी खान ने उज्बेक तुलगमा पद्धति का उपयोग किया। बाबर को मजबूर कर दिया सैबानी खान ने कि भाई तू मध्य एशिया में तू मत देख, भाई तू यूपीएससी की तैयारी तो मत कर, कोई पटवारी बटवारी दे ले, ठीक रहेगा तेरे लिए। अब बाबर 1502 में सरे पुल के युद्ध को सिर्फ हारा ही नहीं था, मध्य एशिया उसके दिमाग की मिंटोस की गोली की तरह काम किया मित्रों ये युद्ध, और उसके दिमाग की लैंटिन जल गई इस समय। और वह एक ऐसे क्षेत्र की तलाश में था वो उसको स्थायित्व दे सके, क्योंकि भाई निर्वासित जीवन जी करके
किसी क्षेत्र को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेना उतनी मजबूत नहीं रहेगी। तो उसने प्लान किया कि काबुल को प्राप्त करेंगे। अब वो काबुल की तरफ बढ़ा। भाई देखो, सरई पुल का युद्ध हुआ था 1502 में, काबुल पर आक्रमण किया 1504 में, बीच में 3 साल का गैप होता है मित्रों। 3 साल उसने निर्वासित फिर जिए, फिर वो भटकता रहा। मतलब 3 साल अगर मैं कहूं, उसने काबुल को जीतने की तैयारी की। बेचारे बाबर का जीवन बड़ा बुरा चल रहा था, समरकंद गया, फरगना गया, 12 साल की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई, जागीर भी हाथ से निकल गई। अब भाग्य ने पहली बार बाबर का साथ दिया और काबुल उसे एक स्थायी जगह प्राप्त हुई। मतलब उसके जीवन में स्थायित्व आया। अब ऐसा नहीं है कि जाओ निर्वासित जीवन भटकना पड़ रहा है किसी पहाड़ी क्षेत्र पर, ऐसा अब नहीं था। मतलब कि 1504 से बाबर के जीवन में भाई स्थायित्व आ जाता है, और 1504 में वो अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग करके पादशाह या बादशाह की उपाधि को धारण करता है। इसीलिए कहते हैं कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसे 2 भाग में बांटते हैं, एक सुल्तानों का इतिहास, एक बादशाहों का इतिहास। बादशाहों की इतिहास की शुरुआत बाबर करता है, ठीक है, और सुल्तानों का इतिहास दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। अब मित्रों होता क्या है कि बाबर 1507 में कंधार पर भी कब्जा करता है, लेकिन कंधार पर उसने कब्जा तो किया और अपने भाई को भी बिठाया, लेकिन वो कुछ ही समय में उसके हाथ से निकल गया। अब बाबर की एक बात समझ में आ गई, यार देखो कब तक प्रीमेंस करते रहेंगे, तैयारी मजबूत करते हैं, इस बार यूपीएससी देंगे, पूरी ताकत से देंगे, प्री निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, इंटरव्यू निकालेंगे, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। अब उसने फिर प्लान बनाया, उसने कहा बंद कमरे में बैठ जाऊंगा, सारे एमसीक्यू लगा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, एक भी कमी नहीं करूंगा, और मेंस की तैयारी भी मैं साथ ही साथ करूंगा, और इंटरव्यू की भी तैयारी कर लूंगा। अब मित्रों 1511 में उसने पूरी तैयारी की, 1511 में। अब उसने ईरान के शाह को टेलीफोन किया कि उसे बोला भाई क्या बात है, कि भाई देखो हमको अपने दादाजी की जमीन चाहिए, हमको समरकंद चाहिए, हमको बुखारा चाहिए, हमको खुरासान चाहिए। ईरान का शाह बोला यार तुमको समरकंद भी चाहिए, बुखारा भी चाहिए, खुरासान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए? उन्होंने कहा हाँ सब कुछ चाहिए। तो उसने बोला सब कुछ दिलवाएंगे। ईरान के शाह ने बोला सब कुछ दिलवाएंगे। और इसी क्रम में बाबर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, उसने सुन्नी से शिया भी बन गया कुछ समय के लिए कि भाई इस बार रिस्क नहीं लेंगे, इस बार इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे। और मित्रों बाबर ने बेहतरीन तैयारी की और बाघ की तरह टूट के पड़ा समरकंद और फरगना, खुरासान पर, बुखारा पर, और उस पर कब्जा कर लिया ईरान के शाह की सहायता से। ऐसा लग रहा था कि यार इंटरव्यू क्लियर बस हुआ, ऐसा उसको आभास हुआ। लेकिन उतने में मित्रों भाग्य ने फिर साथ छोड़ दिया। 5वां अटेम्प्ट भी फेल करने, 6वां अटेम्प्ट था मित्रों ये इनका, लास्ट अटेम्प्ट था। अब ईरान का शाह लौट गया कि अब तो इंटरव्यू बचा अकेला कर लेगा। अब मित्रों ईरान का शाह लौट गया, और मित्रों इतने में 1512 में उबैदुल्ला खान ने, उज्बेक उबैदुल्ला खान ने बाबर को उठा उठा के पटका उधर, और भुला दिया कि यूपीएससी कभी देना भी मत। इंटरव्यू भी फेल कर गया बाबर इधर। अब इसके बाद मित्रों बाबर परेशान होकर बैठता है कि अब मैं कहां जाऊं। उसको किसी ने बताया कि देखो भाई ऐसा है, जो जो लोग यूपीएससी नहीं दे पाते स्टेट सर्विस दे सकते हैं, 40 साल तक एज होती है भाई इधर। अब ऐसे में उसने अपनी योजना बदली, यार बात सही कह रहे हो, तो बताओ क्या करना होगा। उसने कहा कुछ नहीं करना। उसने प्लान बनाया मित्रों अगला भारत पर आक्रमण करने का, क्योंकि भाई देखो दिल्ली को आधार काबुल को आधार बना करके साम्राज्य तो खड़ा नहीं किया जा सकता। अब उसने प्लान बनाया कि चलो भाई अब भारत की तरफ चलते हैं, दिल्ली की तरफ चलते हैं। अब क्योंकि भाई उसने यूपीएससी की तैयारी पहले ही कर ली थी, अनुभव हो चुका था उसको, स्टेट सर्विस निकालना उसके लिए बहुत आसान काम था। अब उसने मित्रों सबसे पहले तो उज्बेकों से तुलगमा व्यू प्रणाली को सीखा था, ईरान से बंदूक का प्रयोग सीखा था, तुर्की से घुड़सवारी सीखी थी, मंगोल अफगानों से व्यू प्रणाली सीखी थी। काबुल से उसको 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति प्राप्त हुए थे, एक उस्ताद अली और एक मुस्तफा नामक तुर्क तोपची। अब मित्रों क्या होता है, वो उस्ताद अली को अपने तोपखानों का अध्यक्ष नियुक्त करता है। अब मित्रों बाबर तैयारी करता है भारत पर आक्रमण की। मित्रों हमें इस पूरी कथा कहानी से यह जानकारी मिलती है कि एक बाबर जिसके पिता की मृत्यु 12 वर्ष की उम्र में हो चुकी थी,
फरगना उसको विरासत में प्राप्त हुआ, समरकंद भी उसने प्राप्त किया। फिर दोनों ही उसके हाथ से निकल गए, फिर उसने प्रयास किए, फिर उसके हाथ से निकल गए। काबुल तक आया, फिर उसने प्रयास किया, फिर वह सफल हो गया। फिर भी उसने इतने पर भी एक शासक बनने का ख्वाब नहीं छोड़ा। अब वह भारत की तरफ बढ़ेगा। यह मित्रों राजा की मानसिकता होती है। राजा बनना कोई जन्मजात से ज्यादा मित्रों एक सोच तय करती है। भारत पर उसका आक्रमण करना उसके पूर्व के आक्रमणों से भिन्न था। यह मित्रों यूपीएससी स्टेट सर्विस वाला मामला नहीं है, यह बराबरी का ही मामला मानकर चलिए आप, और बोलो तो और ज्यादा, क्योंकि भारत उसके लिए बिल्कुल नई भूमि थी। भारत में वो किसी को जानता नहीं था, उस जमीन में तो वो पैदा हुआ था, एक एक चीज से परिचित था। लेकिन मित्रों वो युद्धों में पारंगत हासिल हो चुकी थी, उसे हर प्रकार के दाव पेच से परिचित हो चुका था वह। देखिए बाबर नामा में बाबर लिखता है कि भारत में जब वो आया तो 7 राज्य थे कुल मिलाकर, 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। हिंदू राज्यों में एक मेवाड़ और एक दूसरा विजयनगर था। मेवाड़ का राजा राणा सांगा था और विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय था। दोनों राजाओं को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है भाई। 5 मुस्लिम राज्यों में बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी और गुजरात थे। ऐसे में मित्रों बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए इसकी हमें कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती, कितने किए। लेकिन बाबर नामा में बाबर ने लिखा है कि उसने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए। उसके बाद फिर पानीपत पर आक्रमण किया। तो थोड़ा सा हम उसके 5 आक्रमणों को जानते हैं। 1519 में उसने पहला आक्रमण बाजौर पर किया। बाजौर पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में स्थित है। खैबर पख्तून मतलब यूसुफ जाइयों वाला एरिया। वो चाहता था कि अगर बाजौर के दुर्ग पर अगर मैंने कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया तो जो यूसुफ जाई हैं इन पर मेरा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। उस पर उसने कब्जा कर लिया और पहली बार बाबर ने यहीं पर तोपों बंदूकों का उपयोग किया। याद रहे भारत में इससे पहले बारूद का उपयोग हुआ था विजयनगर के युद्ध में, लेकिन तोपों का और बंदूकों का उपयोग सबसे पहली बार यहीं हुआ था। इससे आगे चल करके इसने झेलम के तट पर एक जगह है जिसका नाम है भीरा। आज ये पाकिस्तान के पंजाब के एक छोटा सा तहसील है, ब्लॉक है आज। तो यहां पर इसने अपना कब्जा किया और जब वो यहां से गया था तो हिंदू बेग को सौंप करके गया था। हालांकि उसकी कहानी एक लंबी है। अब यहीं पर भीरा में ही बाबर जो है अपना एक दूत होता है उसका, मुल्ला मुर्शीद, उसे इब्राहिम लोदी के पास भेजता है कि भाई उसके पास जाओ, उससे कहो कि तैमूर के नाती पोता जो भी है वो आ चुके हैं, उनको उनकी जमीन चाहिए, प्यार से दे दो वरना मारेंगे। अब मित्रों कहते हैं कि जो दौलत खां था उसने उसे पंजाब में रोक लिया, उसको बढ़ने नहीं दिया, तो इसीलिए उसे उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। और बाबर यहां से वापस लौट गया काबुल और भीरा को सौंप कर गया था हिंदू बेग को। जैसे वो यहां से वापस लौटा तो इस पर पुनः कब्जा कर लिया वहां के लोगों ने। भीरा में विद्रोह हो गया, बाजौर में भी विद्रोह हो गया यूसुफ जाइयों का। अब इस प्रकार से देखा जाए प्रथम आक्रमण जो था वो असफल हो गया। दोबारा आया बाबर, दोबारा बाबर आता है खैबर दर्रे से। उसका 2 उद्देश्य थे कि यूसुफ जाइयों के कबीलों पर आक्रमण करेंगे, दूसरा पेशावर में अपनी सैन्य शक्ति को स्थापित करेंगे। फिर वो वापस लौट गया। फिर तीसरी बार आता है 1520 में, बाजौर और भीरा पर कब्जा किया, उसके बाद सियालकोट पर कब्जा किया। इतने में उसको खबर मिली, देखो भाई जो कंधार है वहां पर है साहबेग आरगून जो है उसने विद्रोह कर दिया है। अब बाबर बोला कि अब मैं क्या करूं, तो बाबर को मजबूरन इस अभियान को बीच में छोड़ करके वापस जाना पड़ा कंधार। कंधार गया, साहबेग अरगून का दमन किया और उसका एक बेटा था कामरान, और उसको उसने उसे सौंप दिया। फिर वह वापस तैयारी करता है चौथे आक्रमण की 1524 में। अब मित्रों कहानी को समझिए। 1524 में दिल्ली का जो राजा था, शासक था इब्राहिम लोदी, पंजाब का गवर्नर था दौलत खां, उसका चाचा था आलम खां लोदी। इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां लोदी। मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। मित्रों होता क्या है कि दौलत खां का एक बेटा होता है दिलावर खां। दिलावर खां को भेजता है बाबर के पास कि जाओ भाई संदेश लेकर के, निमंत्रण भेजो। निमंत्रण भेजा उसने अपना कि देखो भाई ऐसा है बाबर, तुम
आलम खां को शासक बनाने में हमारी मदद करो, इब्राहिम खां को तुम भी पीटो, हम भी पीटेंगे, मिलकर पीटेंगे। राणा सांगा ने भी दूत भेजा कि इब्राहिम लोदी को कुटाई करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तटस्थ रहेंगे। तो बाबर को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा मौका है, तो बाबर ने बुलवा लिया दौलत खान लोदी को, आ जाओ भाई पार्टी करेंगे। तो मित्रों दौलत खान लोदी पहुंचा और बाबर ने उसको पेशकश की। मतलब दौलत खान जब पहुंचा था तो अपने दोनों बेटों को लेकर पहुंचा था, गाजी खां और दिलावर खां दोनों को साथ लेकर गया था और बाबर से मिला। और मित्रों दौलत खां को बाबर ने जलंधर और मुल्तान की जागीर की पेशकश की। दौलत खां भाग खड़ा हुआ, क्या क्या बदमाश आदमी है, हम पंजाब के गवर्नर हैं और ये हमको क्या पेशकश कर रहा है। असंतुष्ट हो गया दौलत खां, उसको मजा नहीं आया। अब दिलावर खां को उसने लालूच देकर अपने तरफ मिला लिया बाबर ने, मतलब बाप बेटे में फूट डलवा दी। अब दिलावर खां बाबर से मिल जाता है और बदले में उसको दीपालपुर की जागीर देता है और उपाधि देता है खाने खाना की। और मित्रों बाबर यहां से वापस जाता है काबुल और फिर दौलत खां दोबारा कब्जा कर लेता है दीपालपुर पर भी, सुल्तानपुर पर भी, अपने सारे क्षेत्रों पर कब्जा पुनः प्राप्त कर लेता है। ऐसे में मित्रों क्या होता है, दौलत खान बुलाता है आलम खां को, गए तुम्हारे पिताजी, अब बताओ तुम्हारा हम क्या करें। आलम खां बोला रहे हम तो तुम्हारे ही साथ हैं, क्योंकि आलम खां है वो भी मिल जाता है बाबर से। अब ऐसे में दौलत खां और आलम खां मिलकर के प्लान बनाते हैं कि चलो दोनों मिलकर के दिल्ली पर चढ़ाई कर देते हैं, इब्राहिम को हम ही कुट देते हैं, बाबर की क्या आवश्यकता है। तो बाबर तक खबर पहुंची कि दौलत खान ने तुम्हारे सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और दोनों ने मिलकर के दिल्ली पर अटैक भी किया। बाबर पहले कहता है कि इब्राहिम को तो हम बाद में कूटेंगे, पहले इन दोनों को ही देखते हैं। पांचवा आक्रमण करता है 1525 में। याद रहे मित्रों, इसको ढंग से देखिएगा, ये पानीपत के युद्ध से एक वर्ष पहले का युद्ध है 1526 में। यह सामान्यतः दौलत खां के विरुद्ध था। अब मित्रों क्या होता है, काबुल और जो कंधार होते हैं, जब बाबर भारत की तरफ आता है, काबुल कंधार कामरान को सौंप कर आता है, हुमायूं को साथ ले आता है। अब मित्रों होता क्या है, यहां पर दौलत खां ने तो आत्मसमर्पण कर दिया उसकी सेना को देख करके। बाबर ने कहा कि ऐसा करो उसको भीरा भेज दो। भीरा जाने के क्रम में दौलत खां की हो जाती है मृत्यु और आलम खां उसकी अधीनता स्वीकार करता है, अधीनता क्या उसका सहयोग करता है पानीपत के युद्ध तक। तो मित्रों ये यहां तक की कहानी हमने इस वीडियो के माध्यम से देखी। नेक्स्ट कहानी हम पानीपत के प्रथम युद्ध मतलब कि 1526 से जो शुरू होगी उसे हम दूसरी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप मित्रों हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए।